उड़ीसा में वो भी इस कैटेगरी में थे। अगर आप तेलंगाना की तरफ देखें तो जिनको कहते हैं माडिगा, वो भी इस कैटेगरी में, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स की कैटेगरी में डाला गया था। महाराष्ट्र में पारधी है, कंजर है, नट, ऐसे बहुत सारे समुदाय जो है इस कैटेगरी में थे। ये कानून तो है, ये ब्रिटिश काल का बना हुआ कानून है। अब हम आज़ाद हो रहे हैं तो अब हम इस कानून का क्या करें? तो बहुत दिलचस्प बात है कि जो असेंबली है उसमें भी इसको लेकर बहुत विरोध हुआ कि भाई ये कानून तो हटाना नहीं चाहिए। जो जितने भी लीडर थे उस समय में, खैर बाद में उनकी इसको लेकर उनका भी जो है ओपिनियन चेंज हुआ था, लेकिन बाबा साहेब का भी ये मानना था कि ये कानून नहीं हटना चाहिए। हमारे भोपाल में जो पारधी समुदाय है, अगर उनके घर में शादी हो तो शादी का पहला कार्ड जो है पुलिस थाने में देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पुलिस से परमिशन नहीं लेंगे और अगर ऐसी भीड़ इकट्ठा होगी शादी में तो ये माना जाएगा कि अगर इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं इस जाति के, तो मतलब ये लोग क्राइम कमिट करने वाले हैं। हम जब कहते हैं महिला, तब महिला में भी है जो बहुत सारी कैटेगरी होते हैं, जिसको जैसे बाबा साहेब ने कहा था कि जो जाति व्यवस्था है वो एक सिस्टम है ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी। बहुत सारी पुरानी बातें हैं, मतलब अगर हम देखें तो इसका इतिहास जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन मनुस्मृति जो थी वो इतने सालों पहले थी, लेकिन आज की तारीख में भी जिस तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से कानून का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें जो मनुस्मृति में कुछ महिलाओं की जो धारणा बनाई गई थी, उसी धारणा को जो है हम बनते हुए देखते हैं। जय भीम, जय सावित्री, जोहार। मेरा नाम एडवोकेट निकिता सोनावने है। वकील हूँ यहाँ पे भोपाल में और रिसर्चर भी हूँ, और एक संस्था है हमारी क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट। हमारा जो काम है वो रोज़मर्रा में किस तरीके से पुलिस प्रशासन और एक जुडिशरी के द्वारा जो समुदाय हैं, खासकर जो बहुजन समुदाय हैं, उनका किस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन या अपराधीकरण हो रहा है, एक जातिगत तौर से उसको लेकर जो है हम काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, कोर्ट में काम है, और उसी को लेकर जो है इस न्याय व्यवस्था में किस तरीके से समुदायों को न्याय मिल सके, इसको लेकर हमारी पहल है। यहाँ पे तो लिखा है विमेन एम्पावरमेंट, लेकिन मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात तो करूँगी, लेकिन उसको एक थोड़ा अलग तरीके से करूँगी। जो मेरा पेशा है, जो मेरा काम है, जो एक कानूनी ढांचे में, एक जस्टिस सिस्टम में फिट आता है, उसमें महिलाओं की क्या परिस्थिति है, और ख़ासकर जिनको हम बहुजन महिलाएं कहते हैं, या जिनमें जो घुमंतु, जो विमुक्त घुमंतु है, या जिनको डीनोटिफाइड ट्राइब्स भी कहा जाता है, उन समुदायों की महिलाओं की क्या परिस्थिति है, और उसको लेकर हमको किस तरीके से विचार करना है, और क्यों विचार करना है, इसको लेकर थोड़ी बातचीत करना चाहूँगी। तो जैसे मैंने कहा कि हमने जो ये काम है यहाँ पे भोपाल में मैंने 2019 में शुरू किया।
और जब मैंने शुरू किया तब यहीं पे भोपाल में, काफ़ी दूर नहीं है यहाँ से, जो भोपाल से होंगे जानते होंगे, यहाँ पे गांधीनगर क्षेत्र है। तो वहाँ पे 2017 में एक समुदाय है जिनका नाम है पारधी, जो घुमंतु जाति में आते हैं। उनकी, उस समुदाय की एक महिला ने बार बार पुलिस प्रताड़ना के कारण जो है आत्महत्या कर ली, और जो एफआईआर है वो पुलिस वालों पे दर्ज नहीं हो रही थी। तो यहाँ के सारे जो समुदाय के लोग हैं वो एक साथ मिलकर जो है हाई कोर्ट गए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक बहुत दिलचस्प चीज़ हुई कि ये जो महिला है इसके साथ ये हिंसा हुई, इसकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन जो पुलिस वाले हैं उनके वकीलों ने कोर्ट में एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो महिला है ये झूठ बोल रही है, और ये झूठ इसीलिए बोल रही है क्योंकि ये एक समुदाय है जो आदतन अपराधी है, जिनको जो है कानूनी तौर से हैबिचुअल ऑफेंडर्स कहते हैं। ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो है इन समुदाय से आती है, तो इसीलिए आप देखिए इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये झूठ बोल रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि देखिए जिस महिला की मृत्यु हुई वो तो थी विक्टिम, इस सिचुएशन में वो पीड़ित थी, लेकिन जो कोर्ट है, कोर्ट ने क्या कहा कि अच्छा देखिए हैबिचुअल ऑफेंडर है तो हमको तो इनका रिकॉर्ड मंगवाना पड़ेगा। तो उन्होंने उनका रिकॉर्ड मंगवाया। रिकॉर्ड में ये नज़र आया कि बहुत सारे केस थे जिसमें वो कोर्ट से बरी हो गई थी, उनको दोषी नहीं माना गया। कुछ ऐसे केस थे जो पेंडिंग थे, और फिर जो है ये केस आगे बढ़ा कोर्ट में, और कोर्ट ने पाया कि ये जो पुलिस वाले थे इन्होंने सही में जो है उस पर प्रताड़ना की थी, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की। तो इसीलिए फिर उसमें सीबीआई की जांच शुरू हुई। तो वो एक बात है, लेकिन मेरे जहन में जो है ये किस्सा बहुत सालों तक रहा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जिसके साथ हिंसा हुई है उसको आप हैबिचुअल ऑफेंडर बोलकर जो है उसके खिलाफ जो हिंसा हुई है उसको नकार रहे हैं। तो फिर इस पर हमने सोच विचार शुरू किया, इस पर अध्ययन शुरू किया कि ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो अभी हम वकालत में भी देखते हैं, जो पुलिस प्रशासन से है वो भी जानते होंगे कि रोज़मर्रा में जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो ये इसका इतिहास कहाँ है और ये कहाँ से आ रहा है, और ये जो बहुजन समुदाय है उनसे ये जुड़ा हुआ किस तरीके से है। तो ये जो अध्ययन है ये हमको लेकर गया 1871 में, 1871, जब जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट नाम का एक कानून था वो लागू हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि करीब 200 से 250, 300 समुदाय हैं जिनको क्रिमिनल्स बाय बर्थ, ये कहा गया कि ये जन्मजात अपराधी है और ये पैदाइशी अपराधी है, और जिसको बोलते हैं हेरिडिटरी क्रिमिनल्स, कि ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इनके यहाँ पे जो है अपराध होता है, और इस समुदाय में अगर कोई भी बच्चा पैदा हुआ तो वो अपराधी ही पैदा होगा। उसमें बहुत अलग अलग समुदाय, जो अगर हम देखें जो डोम समुदाय है उड़ीसा में, वो भी इस कैटेगरी में थे। अगर आप तेलंगाना की तरफ देखें तो जिनको कहते हैं माडिगा, वो भी इस कैटेगरी में, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स की कैटेगरी में डाला गया था। महाराष्ट्र में पारधी है, कंजर है, नट, ऐसे बहुत सारे समुदाय जो है इस कैटेगरी में थे। अब जो है इस कैटेगरी में आपको डाल दिया, तो अब ये है कि भाई आपने चोरी की हो ना की हो, आप पे जो है ये अपराधी होने का ठप्पा तो लग गया। तो इससे क्या है कि बहुत सारी जो है इसमें चीज़ें हुई कि लोगों को फिर एक कैंप में डाला गया, उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी गई, उनको रोज़ आने जाने के लिए भी अगर वहाँ से अपने गांव से बाहर निकलना चाहते तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती, रोज़ आपको कड़ी पुलिस निगरानी में रखा गया। तो जब भारत आज़ाद हो रहा था और जब आज़ादी के समय जो है एक असेंबली बनी जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, एक संविधान बनाने के लिए एक कमेटी की स्थापना की गई। उस कमेटी में जो है इसकी चर्चा हुई कि अच्छा अब देखिए, हम ये कानून तो है, ये ब्रिटिश काल का बना हुआ कानून है, अब हम आज़ाद हो रहे हैं तो अब हम इस कानून का क्या करें। तो बहुत दिलचस्प बात है कि जो असेंबली है उसमें भी इसको लेकर बहुत विरोध हुआ कि भाई ये कानून तो हटाना नहीं चाहिए। जो जितने भी लीडर थे उस समय में, खैर बाद में उनकी इसको लेकर उनका भी जो है ओपिनियन चेंज हुआ था, लेकिन बाबा साहेब का भी ये मानना था कि ये कानून नहीं हटना चाहिए।
बस एक ही व्यक्ति थे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनका नाम था एच.जे. खांडेकर। जो भी दलित समुदाय से आते थे वो बस एकमात्र थे जिन्होंने कहा कि ये कानून जो है हटना चाहिए, ये जो समुदाय है जिनके साथ ये हिंसा हो रही है ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन वो कानून नहीं हटा आज़ादी के 5 साल बाद तक भी। और जब हटाया गया 1952 में, 1952 में, तब इस शर्त पे हटाया गया कि अब हम जो इसको है हैबिचुअल ऑफेंडर का जो कानून है उसके साथ रिप्लेस करेंगे। तो ये अगर हटा रहे हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, तो उसमें ये कानून जो है हम जोड़ देंगे। तो अब जो क्रिमिनल ट्राइब्स थे उनको हम हैबिचुअल ऑफेंडर बोलेंगे। यहाँ पे लोगों ने राउडी ये शब्द सुना है, राउडी, हिस्ट्री शीटर, गुंडा। तो जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उनको गुंडा भी बोलते हैं, हिस्ट्री शीटर भी बोलते हैं, राउडी शीटर भी बोलते हैं। और ये राउडी शीटर, हिस्ट्री शीटर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पुलिस थाने में एक रिकॉर्ड रखा जाता है इन समुदायों का, उस जिसको हिस्ट्री शीट कहते हैं कि अच्छा भाई कौन लोग हैं ये, किन किन से बात करते हैं, कैसे दिखते हैं, इनके घर में कौन कौन है, ये रोज़ किससे मिलते हैं। रोज़ एक सुबह से उठकर आदमी जो भी काम करता है वो सारी जानकारी जो है पुलिस थाने में होती है। तो अब जो है ये कानून लागू हो गया 1952 में, हम हैं 2024 में। लेकिन जो हम वकीलों के तौर पे भी देखते हैं कि रोज़मर्रा में ये कानून लागू होते हैं। हमारे भोपाल में जो पारधी समुदाय है, अगर उनके घर में शादी हो तो शादी का पहला कार्ड जो है पुलिस थाने में देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पुलिस से परमिशन नहीं लेंगे और अगर ऐसी भीड़ इकट्ठा होगी शादी में, तो ये माना जाएगा कि अगर इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं इस जाति के, तो मतलब ये लोग क्राइम कमिट करने वाले हैं। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिसमें दूल्हा दुल्हन और पूरी बारात को पुलिस पकड़ के ले गई है। तो इतना भी है कि लोगों को पुलिस परमिशन लेनी पड़ती है। जो बच्चे हैं उस समुदाय के, वो स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि उनको पुलिस उठा लेती है। वो तो सिर्फ जेल नहीं, जो हम जब सोचते हैं कि किसी को पुलिस पकड़ती है तब वो जेल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, शादी भी नहीं हो पा रही है बिना पुलिस परमिशन के। तो ये जो एक पूरा ढांचा है उसमें महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो पूरी कहानी है मैंने महिलाओं से शुरू की और आज का विषय भी है महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। तो इसमें जो महिला है उनके साथ क्या हो रहा है ये भी समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो रोज़मर्रा में जब हम सोचते हैं कि पुलिस क्या करती है ना, तो कुछ काफ़ी ज़रूरी काम है कि अगर कोई चोरी कर रहा है, किसी के साथ किसी तरीके की हिंसा हो रही है, तो पुलिस उसको रोकती है। लेकिन जब हम कोर्ट जाते थे, हम जब वकील है तो रोज़ हमारा कोर्ट आना जाना होता है, हम देखते थे कि एक तरीके के केस है वो दिन में 10 बार लगते हैं। एक्साइज एक्ट, जिसको आबकारी कानून बोलते हैं, उसके केस। तो हमने देखा ये क्या है आबकारी कानून और इसके केस रोज़ रोज़ क्यों बन रहे हैं और किसके खिलाफ बन रहे हैं। तो हमने जो है, क्योंकि हम रिसर्चर भी है, तो हमने कहा चलिए पुलिस का डेटा देखते हैं। तो हमने पुलिस का जो है डेटा देखा, पिछले 5 सालों का मध्य प्रदेश पुलिस का जो वो FIR, जो पुलिस कंप्लेंट है उसको जो दर्ज करते हैं उसकी हमने स्टडी की, जो गिरफ्तारी करते हैं उसकी हमने स्टडी की। तो उससे कुछ बहुत दिलचस्प चीज़ें निकल कर आई कि जो केस बन रहे हैं वो, अब शराब तो बहुत सारी तरीके की होती है, लोग अलग अलग तरीके की शराब बनाते हैं, लेकिन जो 95% केस है वो एक ही तरीके के थे, जिसको महुआ बोलते हैं, जो कच्ची शराब। वो कच्ची शराब जो यहाँ के आदिवासी, घुमंतू, दलित समुदाय ऐतिहासिक तौर से बनाते हैं, उसका अपराधीकरण हो रहा है, उसके लिए केस बना रहे हैं। और वो भी खासकर महिलाओं के, कि ये जो समुदाय की महिलाएं हैं उनको, जो पूरे देश में जितनी महिलाओं को नहीं गिरफ्तार करते हैं, वो एक कानून के लिए, कानून के अंतर्गत अलग अलग जो घुमंतु समुदाय हैं उनकी महिलाओं को गिरफ्तार करते हैं। अच्छा, अब इनको गिरफ्तार करते हैं तो इससे हमारा क्या लेना देना है ना, हमको ये समझना क्यों ज़रूरी है। तो हमने देखा कि ये जो महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको आप सिंगल मदर बोलते हैं, या फिर जो उनके परिवार में जो है वही कमाने वाली हैं,
उनके ऊपर एक महिला के ऊपर 20 से 25 केस कम से कम लगे हैं। और जो शराब भी है, अगर आप बोलेंगे ठीक है शराब बेचना गलत है, शराब पीना गलत है, अगर हम ये भी माने तो हम देखें कि कितनी लीटर शराब है, कि वो मोहल्ले में बांट रहे हैं या अपने पूरे शहर में बांट रहे हैं। तो हमने वो भी, उसका भी अध्ययन किया, तो उसमें हमने देखा कि 1 लीटर 2 लीटर, ये कहीं घर में बच्चा पैदा हुआ तो आपकी जो देवी है आप उसको देते हैं, या आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई तो उसके लिए जो है आप पारंपरिक तौर से जो महुआ बनाते हैं, इस तरीके के महुए के जो है केसेस लोगों पे बनाए जा रहे थे। अच्छा, आप जो 20 से 25 केस इन महिलाओं पे लगे, उससे उनका क्या हो रहा है? तो हमने जो है ये महिलाओं से बात भी की, तो उन महिलाओं ने हमको बताया कि हमको उठा के ले जाते हैं, थाने में हमारे साथ जो है मार पिटाई होती है। बहुत सारी महिलाओं ने ये भी बोला कि हमारे साथ जो है अलग अलग तरीके की भी छेड़छाड़ होती है। जो समुदाय भी है, जो रोज़मर्रा में भी लोग जो है हमको बोलते हैं कि ये क्रिमिनल महिलाएं हैं। हमारे बच्चों को भी इस नज़रिए से देखा जाता है कि देखिए इनकी माँ क्रिमिनल है। और बहुत सारे जो समुदाय की लड़कियां हैं उनको स्कूल छोड़ना पड़ा है, या फिर जो है उनकी बचपन में ही शादी करा दी गई है ताकि उनके साथ जो है पुलिस प्रताड़ना ना हो, कि अगर इनकी शादी हो जाए तो ये कहीं रहेंगी और इनके साथ पुलिस प्रताड़ना नहीं हो। जब आप स्कूल जाते हैं तब स्कूल में आपके साथ भेदभाव होता है, क्योंकि लोग आपको बोलेंगे कि देखिए आप जो है क्रिमिनल समुदाय से आते हैं। तो जो लड़कियां हैं वो लड़कियां पढ़ नहीं पा रही है क्योंकि स्कूल में भी उनके साथ जो है इस तरीके का भेदभाव हो रहा है। अगर वो काम करती हैं, और बहुत सारी जो लड़कियां हैं इन समुदायों की, वो कचरा बीनने का काम करती है, जिसको बोलते हैं वेस्ट पिकिंग। तो जब वेस्ट पिकिंग के काम के लिए जाते हैं तो बहुत सारे जो है जो समुदाय में आदमी हैं या जो बहुत सारे और भी तरीके के लोग हैं, उनके साथ जो है अलग अलग तरीके की सेक्सुअल वायलेंस, शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, इस तरीके भी बच्चों के साथ जो है इंसिडेंट्स रहे हैं। हमने जो है जब देखा कि जब इन महिलाओं पे केस लगते हैं तब कोर्ट में इनके साथ क्या होता है, तब हम जब कोर्ट में गए तब हमने देखा कि जो बेल के दौरान भी, जब बेल मतलब किसी को पता है क्या होता है? कोई हाँ बोला? हाँ, बेल मतलब देखिए, मान लीजिए मुझे किसी पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया, अब मुझे जेल से निकलना है, तो मुझे कोर्ट जाकर जो है कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर करना पड़ेगा ये बोलने के लिए कि मुझे छोड़ दीजिए। और जो जज है वो मेरी याचिका को पढ़ेगा और ये फिर निर्णय लेगा कि मुझे छोड़ना चाहिए या नहीं। अगर छोड़ना चाहिए तो क्यों छोड़ना चाहिए, अगर नहीं छोड़ना है तो क्यों नहीं छोड़ना है, इसका कारण बताना पड़ता है। लेकिन इन महिलाओं के केस में जो सारे कारण थे, बस एक ही सेंटेंस था, वो सारे ऑर्डर में लिखा था कि देखिए ये आदतन अपराधी है तो हम इनको जो है ज़मानत नहीं दे सकते, इनको जेल में रखिए। और अगर इनको छोड़ रहे हैं तो उनको जो है 50,000 या 1 लाख तक का पैसा देना पड़ेगा, या 1 लाख से भी ज़्यादा। ये इस समुदाय में लोग जो है उनके दिन की कमाई होती है 50 से 100 रुपए। आप बताइए, जिस इंसान को 50 से 100 वो दिन का कमाता है और दिन का खाता है, वो 1 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? तो लोगों ने जेल से छूटने के लिए अपने घर गिरवी रखे हैं, लोगों से बहुत सारा लोन लिया है, और बहुत सारी महिलाओं को फिर काम करना पड़ता है, और जिस काम को आप क्राइम भी मानेंगे उस तरीके का भी काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको कर्जा चुकाना है, वरना आप जो है घर का रोज़ का कमाना खाना नहीं कर पाएंगे। तो ये इससे भी दिख रहा है कि जो महिलाएं हैं और ये जो इन समुदाय के लोग हैं कि उनको जो है कुछ इलीगल काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि जो है आपको कोई काम का साधन नहीं मिल रहा है, आपको जो है लोन उठाना पड़ रहा है, आपको जेल जाना पड़ रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो है रिसर्च कह रहा है, और ये जो रिसर्च का जो सोर्स है, जो पुलिस व्यवस्था है, जो यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके खुद के आंकड़े हैं। तो इसको हमको समझना ये बहुत ज़रूरी है कि जो न्याय व्यवस्था में है, हम जब कहते हैं महिला, तब महिला में भी है जो बहुत सारी कैटेगरी होते हैं, जिसको जैसे बाबा साहेब ने कहा था कि जो जाति व्यवस्था है वो एक सिस्टम है ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी। वैसे ही जो पितृसत्ता है, जिसको पेट्रियार्की बोलते हैं, जिससे महिलाएं
जिनसे जिनसे महिलाओं के साथ शोषण होता है, हिंसा होती है, उसमें भी लेवल होता है जिसको आप बोल सकते हो ग्रेडेड पेट्रियार्की, है ना, कि अलग अलग जो महिलाएं हैं उनके साथ किस तरीके से जो है व्यवहार होता है। हम जब कोर्ट जाते हैं और हम जब देखते हैं कि जो सवर्ण महिलाएं हैं जब वो कोर्ट जाती हैं, जब वो पुलिस थाने जाती हैं, तब उनके साथ जो व्यवहार होता है, उनको जिस नज़रिए से देखा जाता है, वो जो है बहुजन, दलित, आदिवासी, विमुक्त, घुमंतु, इन समुदायों की महिलाओं से बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। इन समुदायों की महिलाओं को महिला ही नहीं, इंसान के तौर पे भी नहीं देखा जाता। अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे राइटिंग है, उसमें ये कहते हैं कि ये जो महिलाएं हैं ये एक्चुअली महिलाएं नहीं है, ये गैंग लीडर है, ये जो क्रिमिनल गैंग की लीडर है। और ये बहुत सारी पुरानी बातें हैं, मतलब अगर हम देखें तो इसका इतिहास जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन मनुस्मृति जो थी वो इतने सालों पहले थी, लेकिन आज की तारीख में भी जिस तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से कानून का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें जो मनुस्मृति में कुछ महिलाओं की जो धारणा बनाई गई थी, उसी धारणा को जो है हम बनते हुए देखते हैं। तो जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तब महिलाओं पे और खासकर जो पिछड़े समुदाय की, जो उत्पीड़न जाति से जो महिलाएं आती है, उनके ऊपर किस तरीके की हिंसा हो रही है, उनके साथ उनकी क्या परिस्थिति है, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम वो नहीं समझेंगे तब तक उन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमको क्या करना है, उनके हिंसा को किस तरीके से चुनौती देनी है, ये हम नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की चर्चा में और आगे भी जो हम सब हैं वो महिलाओं के साथ जो अलग अलग महिलाएं हैं, अलग अलग समुदाय की महिलाएं हैं, उनका क्या इतिहास है, उनका क्या अनुभव है, उनके क्या मुद्दे हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए हम महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को समझेंगे और उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू।